नमस्कार स्टूडेंट। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे साइंस क्लास एंड जीके पर। देखो बच्चों, आज हम यहाँ पे एग्रीकल्चर बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर बायोलॉजी का हम यहाँ पे थर्ड चैप्टर करने जा रहे हैं। अब देखो, हम जो भी यहाँ पे चैप्टर वगैरह करेंगे सारे वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, जो हमारा सिलेबस कम हुआ उस सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे सारा चैप्टर। तो आपको टेंशन लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि कौन सा आपको पढ़ना और कौन सा नहीं पढ़ना। मैं जो भी यहाँ पे अब करवाने वाला हूँ वो सारा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग करूँगा। अब देखो, इससे पहले हमने जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा था वो भी हमारा फर्स्ट पार्ट एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग था। अभी तक हमने जो भी किया वो आपके कुछ चेंज नहीं इस थर्ड चैप्टर में। ठीक है, तो आप एक बार ऐसा कीजिए कि थर्ड चैप्टर से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर करवाया तो फर्स्ट चैप्टर आप कंप्लीटली पढ़ लीजिए। लेकिन जो सेकंड चैप्टर मैंने करवा रखा आपको इसमें ध्यान रखना कि जो सेकंड चैप्टर करवा रखा उस सेकंड चैप्टर में आपको प्लांट टिश्यू कलर, मैंने जो प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में जो भी टॉपिक करवाए आपको, पादप उत्तक संवर्धन के बाद में जो भी टॉपिक करवाई वो टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, और यहाँ पे थर्ड चैप्टर में आपको जो मैं यहाँ पे टॉपिक करवा रहा हूँ वही आपको पढ़ना और एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं पढ़ना। एक बार सारे कमेंट कर दीजिए। यहाँ पे एकदम आवाज़ क्लियर आ रही है, एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ पे क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी जुड़ रहे हैं वो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है ना। अब देखो, यहाँ पे चैप्टर का नाम है यहाँ पे हमारे कि फसलों एवं भंडारण के प्रमुख कीट। और इसमें कीट में आपके सबसे पहला जो कीट आता है वो आता है आपका सफ़ेद लट। क्योंकि इससे पहले एक जो कीट है उसका नाम है कातरा और ये कातरा आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। आपको इसको कातरा को यहाँ पे नहीं पढ़ना। और इसके बाद जो सेकेंड नंबर है वो हमारा है सफ़ेद लट और ये आपके पार्ट नंबर यहाँ पे सेकेंड है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर थर्ड का। अब देखो, हम बात करते हैं यहाँ पे सफ़ेद लट के बारे में। सफ़ेद लट का यहाँ पे जो वैज्ञानिक नाम है वो हो जाएगा, वैज्ञानिक नाम है यहाँ पे होलोट्रिका कॉन्सुनगेला। क्या हो जाएगा यहाँ पे, होलोट्रिका कॉन्सनगुनिया। ठीक है, होलोट्रिका कॉन्सनगुनिया क्या बोलना है इसको यहाँ पे, होलोट्रिका कॉन्सनगुनिया। ठीक है, फिर देखो इसका गण हो जाएगा आपकी कोलियोप्टेरा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोलियोप्टेरा इसका गण हो जाएगा। और इसकी जो फैमिली जो कुल होगा वो कुल क्या हो जाएगा यहाँ पे, मेलेलोन्थिडी। क्या हो जाएगा यहाँ पे, मेलेलोन्थिडी। ठीक है, ये इसका कुल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि यह आपके राष्ट्रीय महत्व का सर्वव्यापी नासिक कीट है। नासिक कीट मतलब ये क्या करता है, आपके फसलों को नष्ट करने का कार्य करता है। इसके बाद में यहाँ पे कि इसको इसको कॉकचेफर भृंग या मई भृंग या फिर जून भृंग भी कहा जाता है। तो इसके अन्य नाम भी आपको यहाँ पे याद रखने हैं कि इसके अन्य नाम यहाँ पे क्या है। फिर इसके कीट की यहाँ पे सामान्य बात की गई है कि सामान्य लक्षणों की जानकारी दी गई है कि इसमें सामान्य लक्षण कौन कौन से पाए जाते हैं। सबसे पहला जो लक्षण है यहाँ पे कि प्रौढ़ भृंग का शरीर, प्रौढ़ मतलब वयस्क। ठीक है, प्रौढ़ का मतलब हो जाएगा यहाँ पे वयस्क। कि वयस्क जो भृंग होता है उसका शरीर कैसा होता है, आपकी काले रंग का, भूरे रंग का और 18 mm लंबा व 7 mm चौड़ा। और सिर वक्ष व उदर में क्या होता है यहाँ पे विभक्त होता है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे तथा 2 जोड़ी पंख जिसमें अग्र पंख मोटे जो विश्राम अवस्था में पश्च जोड़ी को ढके रहते हैं। बस आपको इसमें याद रखना है, ये आपको इसमें आपको समझाने वाली बात कोई नहीं है। ठीक है, फिर देखो बात करते हैं कि इसकी लट सफ़ेद रंग की होती है। क्या होती है यहाँ पे, लट इसकी सफ़ेद रंग की होती है। और इसका शरीर भूरा व जबड़े क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। शिशु लट क्या होती है यहाँ पे 10 से 12 mm लंबी और 2 से 3 सेंटीमीटर क्या होती है यहाँ पे चौड़ी। और लट का जो शरीर होता है वो आपके अंग्रेजी के सी आकार के अक्षर के समान होता है। ठीक है, तो सी शेप की क्या होती है यहाँ पे लट का आकार होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं यहाँ पे इसके पोषक पौधे कि आपके पोषक पौधे कौन कौन से। पोषक पौधों का मतलब ये जो लट है आपके कौन कौन से पौधों को हानि पहुंचा सकती है। तो डायरेक्ट आपको याद रखना है यहाँ पे कि खरीफ की जो भी आपकी फसलें होती है उन खरीफ की फसलों को ये आपकी हानि पहुंच जाती है। जैसे कि आप मूंगफली की बात कर लें, बाजरे की बात कर लें, मिर्ची, गवार, मूंग, चौला, सब्जियां, फल जैसे कि वृक्षों की पौधों आदि को क्या करते हैं आपके प्रभावित होती है। और भृंगों के बेर, खेजड़ी, नीम, गुलर, सेंजना, जामुन, बबूल आदि परपोषी वृक्ष होते हैं। ये आपके इन वृक्षों को क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। मतलब ये आपके पोषक पौधे होते हैं इनके लिए। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट यहाँ पे कि ये सती या महत्व, ये किस प्रकार से सती पहुंचा सकते हैं यहाँ पे। तो यह एक भूमिगत कीट है। भूमिगत कीट का मतलब ये आपके भूमि के अंदर रहता है। ध्यान रखना, यहाँ पे सफ़ेद लट में ये आपके भूमिगत कीट है। इसकी लटें विभिन्न फसलों जैसे कि सब्जियां और पौधशाला के पौधों की जड़ें खाकर उनको क्या कर देती है, आपकी नष्ट कर देती है। मतलब जो पादप की जड़ें होती है उस पादप की जड़ों को खा करके कीट क्या कर देते हैं, उनको नष्ट कर देता है। शिशु गिडार जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे ग्रब, सर्वप्रथम सड़े गले पदार्थ खाते हैं। ठीक है, मतलब जो छोटे होते हैं इनके सर्वप्रथम जो अवस्था होती है वो सबसे पहले क्या करते हैं, सड़े गले पदार्थ खाती है। और तत्पश्चात क्या करते हैं, आपके जड़ें खाना प्रारंभ कर देते हैं।
और इस तरह जड़ों को क्षति पहुंचाने से पौधे क्या हो जाते हैं, आपके पीले पड़ जाते हैं। अब जड़ें खाएगी तो आपको पता है जड़ों के द्वारा आपकी खनिज लवणों का अवशोषण नहीं होगा, एक तो आपके खनिज लवणों का अवशोषण नहीं होगा, और इसके साथ में ध्यान रखना यहाँ पे जल का अवशोषण नहीं होगा। किसका अवशोषण नहीं होगा, यहाँ पे जल का अवशोषण नहीं होगा। तो खनिज लवण और जल का अवशोषण नहीं होगा तो ध्यान रखना यहाँ पे कि पौधे की जड़ें क्या हो जाएगी, यहाँ पे पौधा पीला पड़ जाएगा। ठीक है, जड़ें नष्ट हो गई जिसके कारण खनिज लवण और जल का अवशोषण नहीं होगा, पौधे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे पीले पड़ जाएंगे और धीरे धीरे यहाँ पे पौधे क्या हो जाते हैं, आपके सूखने लगते हैं। यहाँ पर अगर बात है आपको ये समझ में आ रही तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए, एकदम आवाज़ क्लियर आ रही है तो। जो भी जुड़े हुए वीडियो को एक बार लाइक कर देना, समझ में आ रहा है तो सारे एक बार कमेंट कर दो। अब क्या है नेक्स्ट, आपके इस तरह के पौधों को हाथ से खींचने पर आसानी से उखड़ जाते हैं, क्योंकि जड़ें तो है ही नहीं, जड़ें नष्ट होगी तो इस तरह के पौधे को हम आसानी से खींचेंगे हाथों के द्वारा, वो आसानी से उखड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि इस पौध कीट के अधिक प्रकोप की अवस्था में संपूर्ण फसल क्या हो जाती है, यहाँ पे नष्ट हो जाती है। कई बार क्या होता है, अगर कीट का प्रकोप ज़्यादा है, अगर कीट का प्रकोप यहाँ पे ज़्यादा है तो जिसके कारण फसल क्या हो जाती है, यहाँ पे नष्ट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, फसल के नष्ट होने की संभावना यहाँ पे ज़्यादा रहती है। जकड़ा जड़ वाली फसलों की अपेक्षा मूसला जड़ वाली फसलें अधिक प्रभावित होती है। देखो जकड़ा जड़ और मूसला जड़ दो नाम है। जड़ें देखो आपकी दो प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी, एक तो जकड़ा जड़, एक यहाँ पे नाम है आपकी मूसला जड़। देखो जकड़ा जड़ का मतलब होता है जिसकी जड़ें आपकी गुच्छेदार होती है। ठीक है, गुच्छेदार होती है, इस प्रकार की अनेक सारी जड़ें होती हैं, वो आपकी जकड़ा जड़। और मूसला जड़ मतलब एक मेन जड़ रहेगी, उसके साइड में छोटी छोटी आपकी जड़ें इस प्रकार की रहेगी, वो जड़ कौन सी कहलाएगी, आपकी मूसला जड़। और इस प्रकार की जड़ें कौन सी कहलाएगी, आपकी जकड़ा जड़। जकड़ा जड़ पाई जाती है, वो ध्यान रखना यहाँ पे कि किन पादपों में पाई जाती है। ठीक है, द्विबीजपत्री पादपों में आपकी जकड़ा जड़ पाई जाती है। कौन से पादपों में, द्विबीजपत्री पादपों में जकड़ा जड़ पाई जाती है, जबकि एक बीजपत्री पादपों में आपकी मूसला जड़ पाई जाती है। एक बीजपत्री पादपों में आपकी मूसला जड़ पाई जाती है। तो यहाँ पे जकड़ा जड़ वाली फसलों की अपेक्षा मूसला जड़ वाली जो फसलें होती है वो आपके अधिक प्रभावित होती हैं। यही कारण है कि मूंगफली व मिर्च में बाजरा व ज्वार की अपेक्षा अधिक नुकसान होता है। तो अधिक नुकसान किस में होता है, आपकी मूंगफली व मिर्च में, किसकी अपेक्षा, बाजरा व ज्वार। क्योंकि बाजरा क्या है, यहाँ पे आपकी एक बीजपत्री होता है, और जबकि मूंगफली व मिर्च क्या होते हैं, यहाँ पे द्विबीजपत्री। यहाँ पे जकड़ा जड़ वाली फसलों की अपेक्षा मूसला जड़ वाली यहाँ पे फसलें क्या होती है, आपके अधिक प्रभावित होती है। ठीक है, फिर देखो हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि सफ़ेद लट विभिन्न फसलों को क्या करता है, यहाँ पे 10 से 20% तक यहाँ पे हानि पहुँचा देती है। ठीक है, और फसलों को सर्वाधिक क्षति लट की तृतीयक अवस्था। अब देखो यहाँ पे तीसरी अवस्था, अभी हम इसके जीवन चक्र की बात करें कि तीसरी अवस्था क्या है, तो तृतीय अवस्था द्वारा अगस्त माह में पहुँचाई जाती है, और इस अवधि में लटें पूर्ण विकसित हो जाती हैं, और लट की भांति व्रंग भी बहुबक्षी होते हैं। बहुबक्षी मतलब सब कुछ खाते रहते हैं। तो फल वृक्षों में बेर इस कीट के भ्रंगों का सर्वप्रिय आपके पोषी पौधा होता है। यहाँ पे जो बेर के जो यहाँ पे वृक्ष होते हैं उन्हीं को यहाँ पे भ्रंग खाते रहते हैं। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं इसके जीवन चक्र की कि इसका जीवन चक्र क्या होता है। ध्यान रखना कि मानसून या उससे पूर्व की प्रथम बारिश के समय क्या होता है आपकी कि 10-20 से 25 mm के पश्चात बारिश बरसात हो जाती है। तो पश्चात इस कीट के प्रौढ़ भ्रंग रात्रि में लगभग 7:30 बजे भूमि से बाहर आकर पोषी पौधों पर एकत्रित हो जाते, मतलब ये शरीर आपके भूमि से बाहर निकलते। ठीक है, क्या करते हैं, भूमि से बाहर निकलते। और यहाँ पे मध्य मई से पूर्व किसी भी बरसात में से ये भूमि से बाहर नहीं आते हैं, क्योंकि उस समय यहाँ पे लैंगिक दृष्टि से ये अपरिपक्व होते हैं। क्या होते हैं, यहाँ पे लैंगिक दृष्टि से अपरिपक्व होते हैं, इसलिए ये आपके सबसे पहले बाहर नहीं आते। जैसे बरसात हुई तो यहाँ पे क्या होते हैं, देखो कि सबसे पहले भूमि से मादा भ्रंग निकलकर आपके नर भ्रंग को मैथुन के लिए क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित, क्योंकि आपकी जनन के लिए परिपक्व हो गई यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे मादा भ्रंग बाहर निकलती है और नर भ्रंग को क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है मैथुन। फिर यहाँ पे मादा भ्रंग क्या करती है, 2 से 3 दिन में मिट्टी में 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई दे देती है। जैसे मैथुन की प्रक्रिया हो जाती है कंप्लीट, तो यहाँ पे मादा क्या करती है कि मिट्टी में यहाँ पे 10 से 15 सेंटीमीटर गहराई में क्या देती है, आपके अंडे देती है। एक मादा अपने जीवन काल में 50 से 60 अंडे, कितने अंडे देती है, यहाँ पे 50 से 60। और मादा भ्रंग 30 से 50 दिन तक क्या होती है, आपकी जीवित रहता है। मादा भ्रंग कितना जीवित रहता है,
मादा भृंग ध्यान रखना 30 से आपकी 50 दिन तक यहाँ पे जीवित रहता है। फिर यहाँ पे बात की गई आपके अंडों का जो उष्मायन काल होता है, उष्मायन काल मतलब अंडे वापस आपके प्रस्फुटित कब होते हैं, उनसे आपकी जो भी अवस्था होती है लार्वा अवस्था, वो कब बाहर निकलती है। वो जो बाहर निकलती है वो आपके 7 से 13 दिन में बाहर निकलती है। कितने दिन में बाहर निकलती है? आपके 7 से 13 दिन में। अब देखो ये बातें आपको समझ में आ रही है तो एक बार कमेंट करो, क्योंकि इनको बस हमें जीवन चक्र पढ़ना है यहाँ पे। इसका कोई मेथड नहीं है समझाने वाला, बस ये प्रोसेस होगी तो उसमें होगी यहाँ पे। अब क्या नेक्स्ट यहाँ पे कि लट्टें होती है वो आपके जुलाई से मध्य अक्टूबर तक सक्रिय रहती है तथा इसके पश्चात भूमि में 40 से 70 सेंटीमीटर की गहराई में उपयुक्त नम युक्त क्षेत्र में कोशित में परिवर्तित हो जाती है। और जो लट काल होता है ध्यान में रखना, इसका लट काल कितना होता है? आपके 82 से 113 दिन का होता है। मतलब जो आपकी लट की अवस्था होगी वो लट की अवस्था कितनी होगी? 13 से 113 दिन तक। और कोशित काल 2 से 3 सप्ताह तक का। कोशित काल कितना होगा? 2 से 3 सप्ताह। मतलब जो आपके अंडे प्रस्फुटित होंगे तो उसके बाद में जो अवस्था निकलेगी वो अवस्था आपके 2 से 3 सप्ताह तक की होती है। और इसके पश्चात यह भ्रंग में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित होता है? यहाँ पे भ्रंग में परिवर्तित हो जाता है। देखो ये आपके कोशित काल मतलब कोष की अवस्था। तो सबसे पहले आपके अंडा से यहाँ पे लार्वा बाहर आया, अंडा से कोष बना और कोष से क्या बन जाता है? यहाँ पे भ्रंग बन जाता है। क्या बन जाता है? आपके भ्रंग, जिसे हम प्रौढ़ अवस्था कहते हैं। पहले अंडे दिए यहाँ पे मिट्टी में मादा, अंडे देने के बाद में आपकी लार्वा अवस्था आ गई, यहाँ पे लार्वा के बाद में ये कोशित अवस्था आ गई और यहाँ पे प्रौढ़ अवस्था आ गई। तो अंडे तो दिए जाते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना कितने अंडे दिए जाते हैं? लगभग 50 से 60 अंडे दिए जाते हैं। और इन अंडों का जो उष्मायन काल होता है वो उष्मायन काल क्या होता है? आपके 7 से 13 दिन, मतलब 7 से 13 दिन के बाद में ये अवस्था निकलती है। और इस अवस्था को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? लार्वा अवस्था कह सकते हैं। अब इस लार्वा अवस्था से जो कोशित अवस्था निकलती है, ठीक है, तो जो कोशित अवस्था बाहर निकलती है, तो कोशित अवस्था ध्यान रखना आपके 2 से 3 सप्ताह की ये कोशित अवस्था होती है। और इसके बाद में क्या होता है? आपके प्रौढ़ अवस्था आ जाती है। कौन सी अवस्था आती है? प्रौढ़ अवस्था। तो यह भ्रंग भूमि में लगभग क्या करता है? 1 मीटर की गहराई में, 1 मीटर की गहराई में मध्य मई तक प्रसुप्त अवस्था या सुषुप्त अवस्था में जीवन व्यतीत करते हैं। और कीट का संपूर्ण जीवन काल कितना होता है? 129 से 150 दिनों का पूरा होता है। और वर्ष में इसकी क्या होती है? एक पीढ़ी पाई जाती है। ये था यहाँ पे आपके इसका सफ़ेद लट का जीवन चक्र, इसका लाइफ साइकिल। तो आपको एकदम कंप्लीटली याद रखना है कि इसका लाइफ साइकिल किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से जनन की प्रक्रिया करता है, कब बाहर आता है, कब इसमें मैथुन की प्रक्रिया होती है। ये सारी प्रोसेस आपको इसमें ध्यान रखनी होगी। फिर नेक्स्ट है कि इसका प्रबंधन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इस कीट का नियंत्रण भ्रंग और सफ़ेद लट दोनों ही अवस्थाओं का उपचार किया जा सकता है। मतलब एक तो जो आपके लट की अवस्था, ये अवस्था, और एक आपके प्रौढ़ की अवस्था, इन दोनों ही अवस्थाओं में हम क्या कर सकते हैं? इसका नियंत्रण कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सस्य प्रबंधन। देखो सस्य प्रबंधन हमारे बहुत बार आएगा यहाँ पे। सस्य प्रबंधन का मतलब है कि ऐसा प्रबंधन जो आपके परंपरागत है। परंपरागत मतलब पुराने समय से चले आ रहे हैं, ठीक है, कि जो हमारे पहले भी जो आपके पूर्वज थे वो भी आपके ऐसा प्रबंधन काम में लेते थे और आज हम उन प्रबंधों को काम में ले रहे हैं। तो वो प्रबंधन क्या हो जाते हैं? आपके सस्य प्रबंधन। सस्य प्रबंधन में सबसे पहला है कि बरसात के मौसम की पहली अच्छी बरसात के तुरंत बाद रात्रि में प्रकाश पास व फिरोमोन पास एवं परपोषी पौधों की शाखाओं पर एकत्रित हुए भ्रंगों को एकत्रित कर नष्ट कर दे। देखो यहाँ पे नाम है आपकी प्रकाश पास। प्रकाश पास मतलब आपने देखे होंगे जब भी हम अपने घरों में लाइट ऑन करते हैं, बल्ब ऑन करते हैं, तो कीट उसके पास आकर्षित हो जाते हैं, होते हैं ना कीट उसके पास आकर्षित। इसी प्रकार हमारे पास एक उपकरण होता है, एक प्रकाश पास लेते हैं और प्रकाश पास लेने के कारण क्या होता है कि कीट इस आपके प्रकाश के पास में आकर्षित हो जाते हैं और फिर हम इनको क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। फिरोमोन कुछ रसायन होते हैं जिनके कारण क्या हो जाते हैं? कीट नष्ट हो जाते हैं। एवं परपोषी पौधों की शाखाओं पर एकत्रित हुए। परपोषी मतलब ये कीट क्या करेंगे? किसी पौधे को खाएंगे अपने पोषण के लिए, तो उस पौधे को हम क्या करते हैं? इस पौधे को एकत्रित करते हैं और उनको सारे भ्रंगों को क्या कर देते हैं? हम यहाँ पे नष्ट कर देते हैं। यह कार्य शाम के समय 8:30 से 11:30 बजे तक रात्रि में करना चाहिए और यह कार्यक्रम 7 से 8 दिन तक नियमित रूप से करना चाहिए। और इस कार्यक्रम को सभी पड़ोसी किसानों को मिलाकर अभियान के रूप में करना लाभप्रद होता है। और कीटों को अंडे दिए जाने से पूर्व एकत्रित कर उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। तो अंडे देने से पहले अगर कीटों को नष्ट कर देंगे तो अधिक संख्या में आपके नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब यहाँ पे आपका रासायनिक प्रबंधन की, इसका रासायनिक प्रबंधन क्या होता है, ठीक है, मतलब कौन कौन से रसायनों का हम छिड़काव करके इनको नष्ट कर सकते। तो एक तो हमने यहाँ पे पढ़ा था आपका कौन सा नियंत्रण,
सस्य प्रबंधन, अब यहाँ पे रासायनिक प्रबंधन। तो मूंगफली की बुआई करते समय 80 किलो बीज को 2 लीटर क्लोरोफायरिफॉस, ये आपको केमिकल याद रखने होंगे। यहाँ पे 2 लीटर यहाँ पे क्लोरपायरिफॉस 20 ईसी या क्यूनोलफॉस 25 ईसी कीटनाशी से उपचारित कर इसकी बुआई करनी चाहिए। ठीक है। फिर यहाँ पे कि वर्षा ऋतु की प्रथम भारी वर्षा के बाद उसी दिन खेतों में मौजूद बेर, खेजड़ी, नीम, सेंजना इत्यादि वृक्षों पर 4 ग्राम कार्बेरिल या 1.25 ml मोनोक्रोटोफॉस प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। मतलब इन केमिकलों का हमें खेत में छिड़काव करना चाहिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कि फसलों में लट्टों के प्रकोप की रोकथाम के लिए फोरेट 10% कण, क्यूनोलफॉस 5% कण या फिर आपकी कार्बोफ्यूरॉन 3% कण और 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से यहाँ पे बुआई कतारों में कर देनी चाहिए। ठीक है। तो हमें ये सारे यहाँ पे कीटनाशक याद रखने होंगे, यहाँ पे किस प्रकार से मिलाना है। और नेक्स्ट यहाँ पे कि खड़ी फसल में सफ़ेद लट के नियंत्रण के लिए 4.0 लीटर आपके क्लोरपायरिफॉस 20 ईसी प्रति हेक्टेयर की दर से यहाँ पे सिंचाई के साथ पानी में देना चाहिए। तो यहाँ पे इन केमिकलों को आपको याद रखना होगा कि कौन कौन से रसायन हम यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर आपको ये याद नहीं होते तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि मैं यहाँ पे एक अलग मेथड के द्वारा आपको समझा दूंगा। ठीक है। यहाँ पे सफ़ेद लट है, तो सफ़ेद लट का आपको वैज्ञानिक नाम, इसका कुल क्या है और इसका कुल के बाद जो गण है वो गण क्या है, इसके अलावा जो लक्षण है वो लक्षण आपको याद रखने होंगे कि इसके लक्षण क्या होते हैं। इसके अलावा जो इसका जीवन चक्र होता है वो जीवन चक्र आपको याद रखना होगा। मेन जो याद रखना है इसके पोषक पौधे, कौन से पौधे आपकी पोषक पौधे की ये कौन से पौधे को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, और इसका जो सस्य प्रबंधन है और सस्य प्रबंधन के बाद में इसका रासायनिक प्रबंधन किस प्रकार से करनी है, ये आपकी बातें यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी। इस प्रकार हम डेली का यहाँ पे एक एक कीट कंप्लीटली करते जाएंगे। तो आज हमने यहाँ पे सफ़ेद लट के बारे में पढ़ा है। एक बार समझ में आ गया तो सारे कमेंट कर दो, वीडियो को शेयर कर देना ना। और कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो, अभी कमेंट कर दो फटाफट। किसी को कुछ पूछना है तो यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल कमेंट कर सकते हो आप। चलो तो बाकी की हम क्लास कल करेंगे। ठीक है।